लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार आप सब बताएंगे आप सब कैसे हैं। यामीन खान, उपासना तिवारी, अफरोज खान, अंकित सिरौली, साहिल, मानसी, आदित्य साहू, ब्रज शर्मा, विवेक, आरुष गौतम, बॉबी, पूजा कुमारी, नेहा, अंकेश यादव, आरती, लोकेश, लालू, सभी प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, आप सब जानते हैं पिछले 4-5 दिन से आपकी क्लास नहीं हुई थी। कंप्यूटर का सिलेबस जब से हमने ख़त्म किया था तो मैंने आपको बताया था हेल्थ इशू के चलते हुए मैं क्लास नहीं ले पाया था। और अभी आपकी क्लासेस कंटिन्यू होंगी। तो अभी क्लासेस कंटिन्यू होने पे सबसे पहले तो हमारे पास टारगेट क्या है। सबसे पहला टारगेट है हमारे पास परीक्षा का क्या आपका, कि भाई आपका एग्जाम है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, AWO और TPA का और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, तो बात में ठीक है। पहली बात तो ये, तो इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें कि आपका जो सिलेबस होगा वो आपके टाइम से पहले हो जाएगा, पहला प्रॉमिस। दूसरा प्रॉमिस ये है कि आपकी क्लास जो जो भी क्लासेस हैं आपकी कंटिन्यू होंगी, ठीक है। और तीसरी, आज जो क्लास है हमारी वो क्लास है इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री और इतिहास। मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे आप में से मुझसे पढ़ चुके होंगे, मेरे द्वारा पढ़ चुके होंगे, तो उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को अच्छा ही लगता होगा, बस इतनी बात बोलूँगा, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं उनको भी अच्छा लगेगा, काफ़ी सब कुछ जानेंगे। और बच्चे, इतिहास दरअसल में जब हम बात करते हैं कि हमारी तैयारी के वक्त मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर या बाकी कोई भी सब्जेक्ट है वो हमारे परीक्षा में हमें नौकरी दिलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उसका बोलते हैं कि इतना ज़्यादा महत्व आपके जीवन में नहीं है। वो आपको जीवन जीना नहीं सिखा सकते। आपके साथ क्या हुआ था, आपके पूर्वजों के साथ क्या हुआ था, आप किन घटनाओं में हमारा भारत जो सोने की चिड़िया था लूटा गया, कैसे हमारे भारत या भारत माता के साथ में दुर्घटनाएं हुई, कैसे वीर हमारे देश में पैदा हुए, ये सब आप इतिहास के बारे में जान पाते हैं। यानी आप स्वयं को, अपने देश को इतिहास के द्वारा जान पाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी कि इतिहास परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण और एकमात्र विषय है जो आपको सिखाता है। तो यहां आप लोगों की दिलचस्पी बढ़नी तय है और यहां मजा आना चाहिए। इतिहास को आपको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए कि हाँ भैया मैं समझूंगा क्या कारण थे। कुछ बच्चों का माइंडसेट होता है कि जी बस ऐसे करो, ऊपर ऊपर से पढ़ा दो और खत्म कहानी। तो ऊपर ऊपर से आप, बहुत सारे सोर्स हैं आपके पास, ऐसा भी है यूट्यूब पे एक वीडियो कराई हुई है वो उसमें से खत्म कर चुके हैं। मैं आपको भी सजेस्ट करता हूं, जिन बच्चों को ये ऑप्शन मांगते हैं बहुत सारे बच्चे, भैया मैं क्लास ना करूं सारी तो क्या करूं, मुझे तो नहीं पढ़नी इतिहास। क्योंकि क्यों नहीं पढ़ना, उसका भी कारण है। देखो, जो आपका कांस्टेबल है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर होगा, DP कांस्टेबल, यहां GS है आपकी 50 मार्क्स की। कितने की? GS यहां 50 मार्क्स की है, ठीक है। जो आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, यहां आपकी GS कितनी? 20 मार्क्स की है। जो आपका AWO TPO है, AWO TPO में GS आपकी कितने की है? ये 20 मार्क्स की है। और यही है आपका हाल कहाँ? दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए। DP ड्राइवर में कितनी है आपकी? यहां भी 20 मार्क्स की है। तो इन वाले बच्चों का तो अभी पेपर है नहीं, पढ़नी तो इनको भी है। तो इनको तो बहुत अच्छे से GS पढ़नी होगी। बिगर GS के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल निकल ही नहीं सकता। HCM में मैं आपसे बात करूं, हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। 20 मार्क्स AWO TPO, कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हिस्ट्री के? मैक्सिमम 2 क्वेश्चन। दिल्ली पुलिस ड्राइवर कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? मैक्सिमम 2 क्वेश्चन। ऐसा नहीं है 2 क्वेश्चन कम नहीं है, 2 क्वेश्चन कम नहीं है। आपका जिंदगी निर्धारित कर सकता है मात्र एक प्रश्न अगर आपसे नहीं हो। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, ठीक है जी। चलो, इतनी बात के बाद में बच्चे हम देखते हैं आपका, अब ध्यान से देखना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इस प्रश्नों की संख्या 5 से 7 हो सकती है। तो यहां तो बड़ा वेटेज है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बच्चे खुद को चाहते हैं कि मैं अपने आप का समय अपना खराब ना करूं, या उनको लगता है मेरा समय खराब होगा, क्योंकि मैं इतिहास अपने ही तरीके से पढ़ाऊंगा। उसमें कई बच्चों को बुरा लगता है कि जी ऐसी घटनाएं ये आप क्यों बता रहे हैं, भगत सिंह के बारे में आप 2 क्लासेस क्यों ले रहे हैं, कोई कह रहा महाराणा प्रताप के बारे में आप क्यों पढ़ा रहे हैं।
तो मैं अपने ही तरीके से पढ़ाऊंगा, ये बात आप समझ लेना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भारत निर्माण की जो आप लोग हैं, जो छात्र वर्ग है, इसके पास तक सच्चाई पहुंचनी चाहिए। दूसरी बात समझना, हमारी YouTube पे हैं प्यारे बच्चे, YouTube पर हैं जो बच्चे इंस्टेंट रिवीजन करना चाहते हैं। YouTube पर आप जाएंगे, भास्कर सीरीज लिखना, ऐसे ही भास्कर सीरीज लिख सकते हैं आप लोग। क्या लिख सकते हैं? भास्कर सीरीज हिस्ट्री बाय नवीन सर, हिस्ट्री बाय नवीन सर। जिन बच्चों को कम समय में इतिहास पढ़ना है, बस वो विस्तार से नहीं होंगे, वहां सिर्फ फैक्चुअल है, तो याद रख लेना, ये आप पढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी पीडीएफ नहीं है। ये आप YouTube से देख सकते हैं। लगभग शायद ये इसमें मैंने जो प्राचीन इतिहास है उसको शायद 6-7 घंटे में पढ़ाया है, और मिडेवल को 7-8 घंटे में पढ़ाया है, और शायद 7-8 घंटे में ही आधुनिक को पढ़ाया है। तो 8 दूनी 16, 22 घंटे में आप ये खत्म कर सकते हैं। ठीक है, चलो इतनी बात तो ये खत्म हुई। पहले तो वो बच्चे थम्स अप कर दो जो ये बोले भैया आप ही के तरीके से पढ़ने के लिए तैयार हैं, जैसे आप पढ़ाएं हम ऐसे पढ़ने के लिए तैयार हैं। पहले तो वो सहना चाहिए। सूरज कुमार, आप मेरे भगवान, नहीं यार ऐसी बात क्यों करते हो? भगवान, मैं आपसे हमेशा कहता हूं, भगवान वो है जो बदले में कुछ नहीं चाहता। आज हमारी बातचीत की क्लास है, आज हम इतिहास का बेस बना रहे होंगे, कैसे पढ़ेंगे सिर्फ इस बारे में बात कर रहे हैं। क्या करेंगे? ये इतिहास हम कैसे पढ़ेंगे सिर्फ इस बारे में बात कर रहे हैं। और अब तक मैंने शायद सबसे अच्छी जो हिस्ट्री पढ़ाई है वो खाकी बैच में पढ़ाई है, वो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करने के लिए हम तैयार हैं। एक बहुत शानदार इतिहास, जितना आज तक मैंने खुद नहीं पढ़ा उतना अध्ययन आप लोगों के लिए करने को मैं तैयार हूं, और उसी अंदाज में प्यारे दोस्त बढ़ेंगे। ठीक है जी, उसी अंदाज में बढ़ेंगे प्यारे बच्चे। लेकिन उस सबसे पहले ज्यादा जरूरी हो जाता है क्या? मेरे मन में एक सवाल है, उसका जवाब देना, तब आगे बढ़ेंगे। देखो, मैं इतिहास को, जब हम इतिहास को समझ रहे होते हैं, मैं ऐसे लिखता हूं जैसे कुछ भी, समझना आज नोट करने का दिन नहीं है, ध्यान से समझो। मैं आपको फैक्ट बताने वाला हूं कि हम कैसे पढ़ेंगे। जैसे कि मैं इतिहास को लिखता हूं, मैं लिखता हूं कि भगत सिंह जी का जन्म, भगत सिंह जी का जन्म, तो 2-3 बार तो मैं बोलता हूं भगत सिंह जी का जन्म, और फिर इसी तरह से हम लिखते रहते हैं। इस लिखने में बड़ा समय खर्च होता है, लिखने में बड़ा समय खर्च होता है, आपका भी मेरा भी, सबका। तो मैं सोच रहा हूं कि आपका समय खर्च ना हो और मेरा समय थोड़ा ज्यादा खर्च हो, मैं इसकी पीडीएफ तैयार कराऊं, क्योंकि इतिहास को हम बिना नक्शे के पढ़ लेते हैं जब ऐसे लिखते हैं। ऐसे लिखते हुए बिगर मैप के, बिगर डिजिटल तरीके के हम पढ़ते हैं तो इतिहास उतना मजा नहीं आता। तो बोलो भाई क्या तैयार हो कि हम इसको पीडीएफ के माध्यम से पढ़ें? यानी मैं पीडीएफ में ये सारी चीजें लिखवा लूं, बस कॉमन चीजें, भगत सिंह जी का जन्म ऐसे हुआ था, और जो चीजें ऐड करने की वो मैं बोलकर आपको ऐड कराऊंगी, भैया यहां आपको ये चीजें लिखनी है। मैप विद मैप, हर एक क्लास आपकी मैप से भरपूर। तो एक बार बता देना, दोनों मीडियम के लिए पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जो भी शब्द होंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत यह भी है, जब हम हाथ से लिखते हैं तो कई बार हम इंग्लिश के वर्ड्स यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोनों में लिखेंगे तो बहुत लंबा समय जाएगा। तो बोलना एक बार सारे बच्चे, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो बाद में बोले नहीं भैया जी। कुछ लोगों की मानसिकता होती है कि हाथ से लिखो, हाथ से लिखने में भी वही चीजें होती हैं जो पीडीएफ पर लिखी हुई रहती हैं। जी सर तैयार हैं, तैयार हैं। तो बस ये मेरा मन है, मैं हमेशा हाथ से लिखता हूं, और पहले हमारे चैनल पे भी मैक्सिमम चीजें पीडीएफ से ही होती थी। ये मेरा ही आइडिया था कि भाई हाथ से लिख करके बच्चे को समझ में आता है, लेकिन मेरा ये इतिहास के मामले में ये चीज नहीं चलती है। मैं इतिहास को इस बार पढ़ाना चाहता हूं पीडीएफ के माध्यम से। आप ये समझ लेना, मेरा मन है और आपकी बेहतरी के लिए है। मेरे लिए कर देना, मजा ना आ जाए तो बात बता देना कि भैया हाँ मजा आ गया। ठीक है, गजब भाई गजब। कोई ऐसा बच्चा हो तो प्लीज मुझे बता देना, कभी बाद में बोलो कोई कोई बच्चा होता है जो अभी क्लास नहीं देख रहा है, थोड़ी देर बाद क्लास देखेगा, वो बोलेगा भैया नहीं जी पीडीएफ से पढ़ाओ, उसका कोई, उससे हाथ से लिख के पढ़ाओ, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। मैं तो इतना बताना चाहता हूं आपको। रेडी है, रेडी है, रेडी है। बहुत धीरे धीरे चलेंगे, ऐसा नहीं पीडीएफ से हम भाग लेंगे, आपको बस चीजें सामने दिखती रहेंगी। आपको जो चीजें नोट करनी है, आप सिर्फ सुनना, बैठ करके सिर्फ सुनना, अपने शॉर्ट नोट्स बनाना, और पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, तो रेडी टू फाइट? यस सर, यस भैया,
यस बच्चू, यस गुड़िया, वी आर रेडी फॉर फाइट। तो हमारा टॉपिक शुरू होता है भारतीय इतिहास का। किसका? क्या पढ़ना है हमको? भारतीय इतिहास में हम सिर्फ भारतीय इतिहास नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। क्या बोलेंगे? इतिहास। क्या बोलेंगे? इतिहास, सारा इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, प्रॉमिस। किसकी बात कर रहे हैं हम? इतिहास की बात कर रहे हैं, ध्यान याद रख लेना प्यारे बच्चे। तो इतिहास का सबसे पहले आप बेसिक चीजें जानो कि इतिहास को हम कैसे बांट सकते हैं। इतिहास को हम कैसे बांट सकते हैं? तो इतिहास के जब बंटवारे की बात आती है प्यारे बच्चे, इतिहास के जब बंटवारे की बात आती है तो याद रख लेना इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। कितने हिस्सों में बांटा जाता है इतिहास को? इतिहास को 3 हिस्सों में बांट करके पढ़ा जाता है, जिसमें पहला हिस्सा है आपका प्यारे बच्चे प्रागैतिहासिक काल। क्या बोलेंगे? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिसको हम बोलते हैं क्या? प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड। और इसका समय बताया गया है बहुत सारे विद्वानों में, इसका बच्चे बड़ा गड़बड़ है और बहुत सारे लोग कहते हैं चलो इसका समय मैं आपको बताऊंगा। अभी इसकी काल बांटेंगे जो प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल, इसके बाद में आता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। तो दरअसल में जब हम हाथ से लिख रहे होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों वाली कहानियां तो पीठ भी घूम जाती है, तो उतना मजा नहीं आता है, उतना मजा नहीं आता है। आप देखोगे ना, कभी आप यूपीएससी या पीसीएस के लिए तैयारी करेंगे तो कोई आपको ऐसे लिखकर नहीं बताएगा, सब कुछ आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगा। ठीक है, समझाने वाली बात अलग होगी। तो क्या बोलेंगे? प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड इसको हम बोलते हैं। और तीसरा होता है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जिसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? हिस्टोरिक पीरियड जिसको हम कहते हैं। हिस्टोरिक पीरियड जिसको हम कहते हैं। तो सारे इतिहास को कितने भाग में बांटा जाता है? पहली बात, हाँ ये नोट करेंगे सारे बच्चे, ये नोट करेंगे। कल की क्लासेस हम फिर पीडीएफ से शुरू करेंगे। चलो, हाँ गुरुजी, पीडीएफ में एक दिक्कत होती है कि जल्दी जल्दी भाग जाते हैं। नहीं, जल्दी नहीं भागेंगे, जब तक आपको सब कुछ नहीं समझा दूंगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्योंकि उसमें बहुत सारे कारण भी हैं। हम हाथ से लिख करके पढ़ाते रहेंगे, बहुत समय खर्च होता रहेगा, बहुत समय खर्च होता रहेगा तो बेचारे इन एचसीएम वालों का तो पेपर ही निकल जाएगा। वादा है एक एक चीज समझ में आएगी, खुद को पहले कभी भी इतिहास पढ़ा होगा उससे बहुत आगे पाओगे। बात यही तो है कि याद होना चाहिए आपको, आपके समझ में आना चाहिए, हो कैसे भी, वो मेरी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत भैया? प्रागैतिहासिक काल, हासिक नहीं लिखा मैंने, हास लिख दिया सिर्फ, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं ये क्यों बांटा गया है। देखो, प्रागैतिहासिक जो काल है इसके प्रमाण 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 किसको बोलते हैं? साक्ष्य, एविडेंस। इसके एविडेंस मिले हैं, हाँ इसके एविडेंस प्राप्त हुए हैं, लेकिन वो एविडेंस क्या, जो वो प्रमाण क्या पढ़े गए हैं? अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस समय के जो साक्ष्य हैं, जो सबूत मिले हैं, जो एविडेंस मिले हैं, उनको समझ पाया हो। तो प्राक यानी पहले का, बहुत पुराना हो गया, पढ़ा ही नहीं गया, किसी से पढ़ा ही नहीं गया। आधा ऐतिहासिक काल, आधा ऐतिहासिक काल जिसको हम बोलते हैं, इसके प्रमाण मिले हैं, हाँ जी, प्रमाण इसके क्या मिले हैं? हाँ जी, इसके लिखित प्रमाण मिले हैं। इसके लिखित प्रमाण भैया क्या बोलेंगे? मिले हैं। क्या इसको भी पढ़ा गया है? इसके पढ़ने का प्रयास जारी है। क्या बोलेंगे? इसको पढ़ा गया है? नहीं जी, इसको भी नहीं पढ़ा गया, कोशिश जारी है। ऐतिहासिक काल कौन सा है जिसके लिखित प्रमाण मिले हैं? रिटर्न एविडेंस है इसका कुछ? हाँ मिला है, रिटर्न एविडेंस इसका मिला है, लेकिन क्या इसको पढ़ा गया है? हाँ जी, इसको पढ़ा भी गया है।
ये क्या बात हुई? पढ़ा गया है का मतलब है प्यारे बच्चे, पढ़ा गया है का मतलब है क्या? बोलो भाई। पढ़ने का मतलब है, जैसे जेम्स प्रिंसिप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ लिया कि अशोक ने क्या लिखवाया था। तो जो ऐतिहासिक काल है उसको पढ़ा जा चुका है, वो कहीं भी लिखवाया किसी ने, राजा ने पत्थरों पर कुछ लिखवाया, राजा ने दीवारों पर कुछ लिखवाया, राजा ने पत्तों पर कुछ लिखवाया, वो सब पढ़ लिया गया। तो ऐतिहासिक काल वो है जिसके बारे में पढ़ा जा चुका है, पढ़ा जा चुका है। ठीक है जी। आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? जिसका लिखित प्रमाण तो है, लिखित प्रमाण तो है, उसको पढ़ा नहीं गया है। लिखित प्रमाण तो है, उसको पढ़ा नहीं गया है। और प्राग ऐतिहासिक काल, सॉरी मैंने एक चीज गलत लिख दी है। प्राग ऐतिहासिक काल क्या है? जिसका ना तो प्रमाण है और ना उसको पढ़ा गया है, जिसका ना तो कोई एविडेंस है ना उसको पढ़ा गया है। जब डायनासोर थे तो डायनासोर के टाइम की कोई चीज ऐसी मिलती नहीं है लिखी हुई, डायनासोर के टाइम की कोई चीज ऐसी मिलती नहीं है लिखी हुई, ना उसको पढ़ा गया है, उसको पढ़ा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलेंगे भाई इतनी बात पर कोई दिक्कत? चलो, यहां तक कोई परेशानी? इतनी बात समझ में आई? इतिहास को, जो आपकी हिस्ट्री है, उसको किस में बांट सकते हैं? आपका प्री हिस्टोरिक में, प्री हिस्टोरिक में, ठीक है। आपका किस में? आद्य ऐतिहासिक काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में। देखो कुछ बच्चे यार अपनी मानसिकता लगाते हैं, अब मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। अब कुछ दो चार बच्चे ऐसे हैं जो कहने लग गए हैं कि पीडीएफ से मत पढ़ाओ। मेरे प्यारे दोस्त, आप अभी बच्चे हो। देखो मैं आपके सामने हाथ जोड़ करके एक प्रार्थना करता हूं कि पीडीएफ से पढ़ना आप सब लोगों के लिए सबसे बेहतरीन होगा, ऐसी मेरी चाह है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें समय सिर्फ आपका खर्च होना है। मैं एक इस चीज को बदलना चाह रहा था, इस प्रथा को जो आपके दिमाग में है, लेकिन आप शायद इसके लिए तैयार नहीं है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है भैया उसमें। चलो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते, मैंने पहले ही कहा ना, कि उनको कोई मतलब ही नहीं है, उनको कोई मतलब ही नहीं है कौन क्या कह रहा है। उनके दिमाग में जो एक चीज सेट है वो उसी पर काम करते हैं, वो पुराने ढर्रे पर चलने वाले लोग हैं। चलो यहां देखो ध्यान से, क्या बोलेंगे? आद्य ऐतिहासिक कौन है? अब बातें मत करो, वो मैं डिसाइड कर लूंगा, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक कौन है जिसके बारे में लिखित प्रमाण तो है, पढ़ा नहीं गया, लिखित प्रमाण है और पढ़ा भी गया है। ठीक है जी। अब प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करता हूं इसके बाद में, जो ये प्रागैतिहासिक काल है, इसको तीन पार्ट में बांटा गया है। इसकी जब हम स्टडी करते हैं तो तीन पार्ट में करते हैं, और वो तीन पार्ट कौन कौन से हैं? एक पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, क्या बोलेंगे उसको? ओल्ड स्टोन एज। पता है, छोटे जो बच्चे होते हैं कम उम्र के, तो उनको उतनी जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, वो उतनी चीजें, परिवार जब उनका होता है तो कुछ चीजों को वो तब समझते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट का हाल है। तो एक स्टूडेंट तो ऐसा है जिसको तैयारी करते हुए उसकी उम्र हो चुकी है लगभग 25-26 साल, तो वो बड़ा मैच्योर बच्चा है, वो जानता है सारी चीजें। एक बच्चा जस्ट 18 का हुआ, उसे कुछ नहीं पता पर वो अपनी कथा में रहता है मशगूल। ठीक है। पूरा पाषाण काल, ओल्ड स्टोन एज, इसको बोलते पेलियोलिथिक। तुमसे पूछना ही बेकार है, मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा भैया, अब ठीक है मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा जैसे मुझे पढ़ाना है ठीक है, देखो ध्यान से। ओल्ड स्टोन एज, पुरापाषाण काल, इसको बोलते पैलियोलिथिक। पुरापाषाण काल के बाद में एक दूसरा होता है आपका मध्य पाषाण काल। क्या बोलेंगे? मध्य पाषाण काल होता है, मध्य पाषाण काल। देखना ध्यान से, ऐसे तुम्हारी तरह वो बच्चे जिद करने लग जाए ना, वो ये बोले नहीं भैया यूपीएससी की तैयारी करता कोई बच्चा, बोले नहीं जी मैं तो हाथ से लिख के पढ़ाऊं मुझे, तो भाई साहब मैं ये कह रहा हूं कि मास्टर कम से कम 10-15 साल तक तो इतिहास बोर्ड पर लिखता रह जाएगा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल किसको बोलते हैं? मिडल स्टोन एज को। पाषाण का मतलब होता है प्यारे बच्चे पत्थर। अब बात नहीं करेगा कोई भी जब तक क्लास खत्म नहीं होती। मिडल स्टोन एज, बस बहुत ध्यान से केंद्रित होकर पढ़ें।
मिडल स्टोन एज जिसको हम बोलते हैं मेसोलिथिक, मेसोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड, और तीसरा होता है इसमें नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल इसको क्या बोलेंगे, न्यू स्टोन एज, न्यू स्टोन एज जिसको हम बोलते हैं नियोलिथिक, नियोलिथिक पीरियड जिसको हम कहते हैं, नियोलिथिक पीरियड जिसको हम कहते हैं। ठीक है जी, देखना ध्यान से। इतिहास को पहले मैंने 3 पार्ट में बांटा। कौन से? प्रागैतिहासिक, जिसके बारे में ना तो कोई एविडेंस था ना जिसको पढ़ा गया। आद्य ऐतिहासिक, जिसके बारे में प्रमाण थे लेकिन कोशिशें जारी हैं और उसको अभी भी पढ़ा नहीं गया। ऐतिहासिक काल वो है जिसके एविडेंस पढ़े जा चुके हैं। सम्राट अशोक ने क्या लिखवाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या लिखवाया, आपका कोई पूछेगा आपका दक्षिण के शासकों ने क्या लिखवाया, पुलकेशिन द्वितीय ने क्या लिखवाया, तो वो सब पढ़ा जा चुका है। ठीक है जी, चलो। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, किसको बांटेंगे? ये बांट रहे हैं हम प्रागे ऐतिहासिक काल को, प्रागे ऐतिहासिक काल को। यहां तक कोई परेशानी भाई बोलेंगे, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बांट दिया जी। इनका टाइम भी बताया गया है। इसमें बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, जैसे इसको बोलते हैं 30,000 बीसी से लेकर के 10,000 बीसी, 30,000 बीसी से लेकर के सन 30,000 बीसी, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। बीसी को अभी छोड़ दो, बीसी अभी 10 मिनट में आपको समझाऊंगा बीसी क्या होता है। लेकिन कुछ जगह आपको प्यारे बच्चे लिखा हुआ मिलेगा, इस पे इतिहासकारों की बड़ी लड़ाई है, 8,000 बीसी मिला होता है, 8,000 बीसी, जो एकदम गलत तथ्य है। बहुत जगह गूगल वगैरह पर मिल जाएगा, किताबों में आपको मिल जाएगा, एकदम गलत है। ठीक है, 30,000 बीसी। ऐसी मध्य पाषाण काल किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं 10,000 बीसी से लेकर के 4,000 बीसी के बीच का जो पीरियड था, 4,000 बीसी। नवपाषाण काल की बात करते हैं, ये था आपका 4,000 बीसी से लेकर के 2500 बीसी तक का जो समय था। बीसी बोले तो बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हमने बांट लिया किसको, देखना ध्यान से। ये हमने किसको बांट लिया? ये हमने बांट लिया प्यारे बच्चे किसको? इतिहास में पहले प्रागैतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक काल, और फिर आपका क्या बोलेंगे, हमने बांट लिया। इसके बाद में आगे चलते हुए इसका विभाजन कर लिया। ऐसी आद्य ऐतिहासिक काल को भी तो बांटेंगे भैया। किसको? आद्य ऐतिहासिक काल को भी तो बांटेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल जो आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, ये 2 पार्ट में बंटता है आपका, और वो 2 पार्ट कौन कौन सी? 2 सभ्यताएं हैं, 2 सिविलाइजेशन है। इनके बारे में सबके अभी समझाऊंगा। पहली तो है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। कितने पार्ट में बांटते हैं इसको? 2 में। पहला किस में बांट के पढ़ते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या बोलेंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन। और दूसरा इसका पार्ट है प्यारे बच्चे आपका वैदिक सभ्यता। तो जब वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो मैं उस समय आपको वैदिक सभ्यता भी बताऊंगा। इसको भी बांटते हैं हम लोग वैदिक सभ्यता। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये समय है आपका 2500 बीसी से लेकर के 1500 बीसी का समय। और प्यारे बच्चे ये समय है आपका वैदिक सभ्यता का 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी का समय, 600 बीसी का समय। फिर से चलते हैं वापस। तो मैंने आपको बताया इतिहास कितने में बांटेंगे? 3 में। पहले प्राक-ऐतिहासिक काल। प्राक-ऐतिहासिक काल क्या बोलते हैं? प्राक-ऐतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक पीरियड में।
फिर आद्य ऐतिहासिक काल जिसको आप बोलेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, फिर ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड में। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूं आपसे जो प्रमाण इसके मिल चुके, प्राग ऐतिहासिक काल को 3 हिस्सों में बांट लिया, आद्य ऐतिहासिक काल को कितने में बांट के पढ़ते हैं? 2 में। क्या बोलेंगे? 2 में बांट के पढ़ते हैं। 2 कौन कौन से? सिंधु घाटी सभ्यता जिसका समय कितना है 2500 बीसी से लेकर के 2500 बीसी से लेकर के 1500 बीसी, और 1500 से लेकर के 600 तक कौन है? वो वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता को भी 2 में बांटते हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वो जब वैदिक काल हम पढ़ेंगे तब ही पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अब यहां बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमने तो जी पुस्तकों में इसका 2500 बीसी से लेकर के 1750 पढ़ा है। 1750 जो क्या है उसके ऊपर, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के सिद्धांत मैक्स मूलर ने दिए, बहुत सारे लोगों ने आर्यन सभ्यता के ऊपर दिए, तो उन सब लोगों ने अलग अलग समय बताया है। तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? हाँ मुझे पता है, कोई एक बच्चा कह रहा जी आपकी किताब में 8000 लिखा हुआ है, येलो बुक में हमारी में, आई नो, तो उसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत भाई। लेकिन जैसे ये समय आता है हमारा, क्या बोलेंगे इसको? 1500 बीसी। लेकिन भैया जी परीक्षा में मान के चलो 1500 बीसी विकल्प में ही नहीं आया, तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक काल किनारे पर नोट करें, कुछ इतिहासकारों के द्वारा 2500 से लेकर के 1750 भी मान्य है। अभी नहीं, ये हम सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ेंगे तो तभी जानेंगे, अभी नहीं लिखना। यहां तक की बात में कोई दिक्कत? और प्यारे बच्चे जो आपका ऐतिहासिक काल है इसको बांटते हैं 3 हिस्सों में। कितने हिस्सों में बोलो? 3 हिस्सों में। एक तो आपका प्राचीन भारत, प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत का मतलब क्या हो गया? एंशिएंट इंडिया, या प्राचीन इतिहास भी आप इसको कह सकते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री भी आप इसको कह सकते हैं। प्राचीन इतिहास, क्या बोलेंगे इसको? एंशिएंट, बहुत गौर से समझते रहना, एक ही बार में क्लास में ही सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। एंशिएंट हिस्ट्री, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे ना, तो क्या बोलेंगे? कहानी आपको जबरदस्त तरीके से समझते आते रहेंगे, कहानियों का खेल है सब। दूसरा हम इसमें बांटते हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत, मिडाइवल हिस्ट्री, क्या बोलते हैं? मिडाइवल हिस्ट्री। और तीसरा होता है प्यारे बच्चे हमारा आधुनिक भारत। क्या होता है? आधुनिक भारत, या आधुनिक इतिहास आप इसको कह सकते हैं। आधुनिक भारत बोले, या फिर जैसे प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री, तो एंशिएंट आप इसको इंडिया बोल सकते हैं। मध्यकालीन भारत मेडाइवल हिस्ट्री बोले, या मेडाइवल इसको आप क्या कह सकते हैं? इंडिया कह सकते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे जी भारत इधर हिस्ट्री, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कुछ भी लिख सकते हैं आप, एक ही बात है वो, ऐसे लिख लो आप। आधुनिक भारत को आप आधुनिक इतिहास लिख सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री इसको बोलेंगे। कहीं लिखा मिलता है तो एक ही बात है, मॉडर्न हिस्ट्री। बात को समझे? क्या बोलेंगे? तो प्यारे बच्चे जो ऐतिहासिक काल है उसको भी कितने हिस्सों में बांटा गया है? उसको 3 हिस्सों में बांट के हम पढ़ते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल को 3 हिस्सों में, प्राग ऐतिहासिक काल को 3 हिस्सों में, आद्य ऐतिहासिक काल को 2 हिस्सों में, देखो अपनी कॉपी में, सिंधु घाटी सभ्यता और आपका वैदिक सभ्यता में। और ऐतिहासिक काल को किस में बांटेंगे? जो हिस्टोरिक पीरियड है उसको बांटते हैं 3 में। उसको कितने में बांटा जाता है? 3 में बांटा जाता है, 3 में बांटा जाता है। और उसमें प्राचीन इतिहास कब से कब तक है आपका? तो 600 बीसी पे खत्म हुई थी वैदिक सभ्यता। देखो भाई जो आपका प्राच्य ऐतिहासिक काल है वो किस पे खत्म हो गया था? 2500 बीसी पर। 2500 से चला था आपका क्या? आद्य ऐतिहासिक काल, कहां खत्म हो गया था? 600 बीसी पर। तो इसके भी 3 पार्ट बनते हैं। कौन कौन से? प्राचीन इतिहास चलता है 600 से लेकर के 600 बीसी से लेकर के आपका
600 बीसी से लेकर के आपका क्या बोलेंगे, सॉरी मैं गलत बोल गया, यहाँ गलत बोल दिया हमने, थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा। क्या बोलेंगे, प्राचीन इतिहास जो हमारा चलेगा ये चलेगा अरब आक्रमण तक। कब तक, अरब आक्रमण तक चलेगा, यानी कि 600 बीसी से लेकर के 600 बीसी से लेकर के आपका कहां तक चलेगा, बोले भैया 712 एडी तक चलेगा। एनो डैमिनी 712 एडी तक चलेगा। बीसी भैया घटती क्यों जा रही है, अभी बताएंगे घटती क्यों जा रही है भैया। अवनीश पाल अभी 2 मिनट का समय दो। मध्यकालीन इतिहास सन 712 से लेकर के 712 ईस्वी बोलो, 712 से लेकर के औरंगजेब की मौत 1707 में होगी, वहां तक चलेगा। और आधुनिक इतिहास चलेगा सन 1707, औरंगजेब की मौत के बाद में जब मराठाओं का उदय, और साथ में इधर क्या होगा आपका, मुगलों का पतन हो जाएगा, मुगलों का नाश होना शुरू होगा। वहां से लेकर के भारत की आजादी 1947 तक का इतिहास, या बोले अब तक का जो इतिहास है वो क्या कहलाता है, मॉडर्न हिस्ट्री कहलाता है। मॉडर्न हिस्ट्री कहलाता है। कोई भी दिक्कत? वर्ल्ड हिस्ट्री कहां गई सर? वर्ल्ड हिस्ट्री बच्चे भारत के इतिहास में नहीं आएगी, वो आप कह सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री आधुनिक इतिहास में, वो उन देशों का इतिहास है, उनका भी अपना प्राचीन इतिहास है, उनका भी मध्यकालीन है, उनका भी नया है। सौरभ वर्मा जी कह रहे हैं सर खाकी बैच में नोट्स बनाए थे, क्या फिर से बनाए? नहीं, अगर कुछ अलग लगता है आपको तो उसी में सुधार कर लेना। आपके पास अगर कहीं के भी बेस नोट्स हैं तो उसी में कर लें, ठीक है। बोलो भाई, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, कोई दिक्कत? हम सब करके बताएं इतनी बात को। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं और देखना इसको देखने के लिए आपको भैया इसको, भाई पुलकित इसको उसमें दिखाना सीन 2 में, तब दिखेगा सबको, ये वो आपको सब कुछ दिख जाएगा। सीन 2 में देखना, अपने उसमें ध्यान से देखेंगे, थोड़ा एचडी कर लेंगे, थोड़ा एचडी कर लेंगे भैया। इतनी बात पर हम आ गए। मैंने बोला इतिहास हम पढ़ रहे हैं, इतिहास को हमेशा बांट के पढ़ा जाता है। पहले प्रागैतिहासिक काल में हम बांटते हैं, जिसको प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, जिसके प्रमाण नहीं मिले हैं और उसको पढ़ा भी नहीं गया है, ठीक है। पढ़ेंगे कौन सा काल था, जैसे आदि मानवों का समय था, ये किसका समय था, आदि मानव का समय था। उसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, पुरा पाषाण काल, ओल्ड स्टोन एज, आपका पुरा पाषाण काल पत्थर का काल था। मध्य पाषाण काल जब लोग जानवरों को पालना शुरू करेंगे। नव पाषाण काल जब आपका पहिए की खोज होगी। यह भी आदि मानव का विकास होगा, मतलब मनुष्य की जो सभ्यता है वो विकसित होती हुई जाएगी। जैसे ही एक समय खत्म होगा फिर आता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक। क्या बोलेंगे, प्रोटो हिस्टोरिक, ठीक है। इसकी आपको 2 तरीके से आप इसको बांट सकते हैं, एक सिंधु घाटी सभ्यता में और एक आपका वैदिक सभ्यता में, जिसका समय मैंने बताया 2500 से 1750 भी। जब बात करेंगे कैसे बताया, किसने बताया, सिंधु घाटी का, ठीक है जी। और आपका ये वैदिक सभ्यता 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी। कोई भी परेशानी भाई? सर जी कुछ नहीं दिख रहा है, दिख नहीं रहा है भाई, इसको थोड़ा सा पुल के दिखाओ यार, ऐसे कैसे बच्चे कह रहे भाई तुमने फिर क्वालिटी नहीं बढ़ाई, भाई तुम फिर झूठ बोल रहे हो, तुमने क्वालिटी नहीं बढ़ाई भाई बच्चू। चलो कोई बात नहीं, आपकी कॉपी में तो है, आप वहां से समझिए, आपकी कॉपी में नोट है, वहां से समझिए। फिर मैंने बताया आद्य ऐतिहासिक काल के बाद में ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को 3 हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ठीक है। और एंशिएंट हिस्ट्री आपकी होती है 600 बीसी से लेकर के 712 एडी। 712 जब अरबों का आक्रमण होगा और औरंगजेब की मौत तक का जो समय है, इसको मध्यकालीन भारत कहा गया। इसमें सल्तनत काल, मुगल काल हम सब पढ़ रहे होंगे। आधुनिक इतिहास में हम पढ़ रहे होंगे औरंगजेब की मौत के बाद का भारत और भारत की आजादी तक का समय। समझ रहे हैं? अब इतनी बात होती है, अगर ये सब पीडीएफ में होता तो अब तक मैं इसको आपको 5 बार समझा देता। चलो कोई परेशानी भाई इतनी बात में?
अब बात आई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपकी परीक्षा में जो प्रश्न बनते हैं, इससे कम सबसे ज्यादा बनते हैं ऐतिहासिक काल से। सबसे ज्यादा प्रश्न ऐतिहासिक काल से। ऐतिहासिक काल में भी आपकी परीक्षा के लिए बताऊं, सबसे ज्यादा प्रश्न जो बनेंगे वो बनेंगे आधुनिक इतिहास से। इतिहास के तीनों पार्ट में अगर बात करें तो क्या बोलेंगे, सबसे ज्यादा प्रश्न आधुनिक इतिहास से। दूसरे नंबर पर आप प्रायोरिटी देंगे किसको, मध्यकालीन इतिहास को। और सबसे कम प्रायोरिटी आप देंगे प्राचीन भारत को। सबसे कम प्रायोरिटी किसको देंगे, प्राचीन भारत को। ठीक है, अब समझेंगे। तो हम बात कर रहे हैं ऐतिहासिक काल की, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप ही लोग बताओ ऐतिहासिक काल को जो हिस्टोरिक पीरियड था, जो हिस्टोरिक पीरियड था, इसको कितने में बांट लिया था प्यारे बच्चे मैंने। आप कहेंगे हिस्टोरिक पीरियड को भैया जी आपने 3 हिस्सों में बांटा। एक बांटा आपने क्या, आपका प्राचीन इतिहास। क्या कहा मैंने आपसे, प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास बहुत मजा आने वाला है, वादा कर दिया आप लोगों से, बहुत ही मजा आने वाला है। प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास में अगर हम बात करें एंशिएंट हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, और दूसरा पार्ट कौन सा बताया मैंने आपको प्यारे बच्चे, मध्यकालीन इतिहास, मिडाइवल, मध्यकालीन इतिहास, मिडाइवल। ऊपर स्पेलिंग लिखी हुई है, आप लिख चुक सकते हैं वहां से। और एक मैंने बताया आपको आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, चलो। प्राचीन इतिहास में हमारा सिलेबस क्या रहेगा बच्चे, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास में। सर फिर से क्यों लिख रहे हो, फिर से लिख रहे हैं इसलिए अभी समझो। अब इनका सिलेबस लिखना है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। प्राचीन इतिहास में प्यारे बच्चे आप लोग पढ़ेंगे क्या, पाषाण काल। पाषाण काल ये हम इसी में पढ़ते हैं क्योंकि हम अलग से आद्य ऐतिहासिक प्राक ऐतिहासिक नहीं बोल सकते हैं। वैदिक काल, क्या बोलोगे, पाषाण काल बोले तो क्या हो गया, ये आपका जो स्टोन एज है ये आपको पढ़नी है इसी में, स्टोन एज। वैदिक काल में आप क्या पढ़ेंगे, वैदिक पीरियड कि 4 वेद थे हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थववेद, यजुर्वेद, उनसे बनने वाले प्रश्न। फिर उनके 6 उपवेद थे आपके। ठीक है, फिर क्या बोलेंगे, वहां पर आपके क्या थे, वेदांग भी थे, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद, 6 नाम के वेदांग भी थे। उपनिषद 108 थे। रामायण महाभारत थी आपकी, पुराण थे। सब बात करेंगे, सब की बात करेंगे। ठीक है, क्या होते हैं। पाषाण काल हो गया, वैदिक काल पढ़ेंगे आप इसी में आप पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता आप इसी में पढ़ेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी बोलते हैं। महाजनपद, देखो आज भारत में कितने राज्य हैं, आप बताएं आज भारत में कितने राज्य हैं। आप कहेंगे भैया भारत में आज 28 स्टेट्स हैं। लेकिन जो पुराना भारत था हमारा, जो चाणक्य के समय का भारत था या उससे पहला भारत था, क्या बोलेंगे, तो वो बोलेंगे, उनको बोलते महाजनपद। इनकी संख्या 16 थी। एक ऋषि हुए पाणिनि, उन्होंने कहा नहीं संख्या 22 थी। इन सब बातों पर हमसे बात करनी है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ये प्यारे बच्चे हम बात करेंगे कि ऋग्वेद है। ठीक है, महाजनपद हो गया आपका। फिर बोलोगे मगध साम्राज्य हम पढ़ेंगे। सबसे शक्तिशाली इन महाजनपदों में, जनपद बोलते डिस्ट्रिक्ट को। महाजनपद के बाद में आप पढ़ेंगे मगध डायनेस्टी। मगध डायनेस्टी को हम पढ़ रहे होंगे क्योंकि ये इन 16 के 16 में मगध, जो आज का यूपी बिहार है, ये क्षेत्र कहलाता था मगध, जिसका मगध की गद्दी पर शासन वो पूरे नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल करता था। क्योंकि सारे रास्ते कहां से गुजरते थे, पूरे भारत के मगध से गुजरते थे। तो ये हमको पढ़ना है, मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य पे के बाद में आएगा आपका मौर्य काल हमको पढ़ना होगा। ये भी दरअसल में हुए तो मगध पे ही। मौर्य काल के बाद में, मौर्यों के बाद में कौन आया, मौर्य पीरियड के बाद में उसको बोलते हैं मौर्योत्तर काल।
जो मौर्य शासन हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, कि भाई आचार्य चाणक्य हुए और आचार्य चाणक्य एक बच्चे को उठाएंगे जो उनका शिष्य रहेगा, जो उनका शिष्य रहेगा, और उन्होंने कहा कि तुम भारत के चक्रवर्ती सम्राट बनोगे। उसने कहा जी गुरुजी, और चक्रवर्ती सम्राट बनने की कहानी शुरू कर दी। कैसे? उन्होंने जाल फैलाया कि सिकंदर को वापस जाना पड़ा भारत से, और सिकंदर का आगमन इसी समय हुआ जब नंद वंश शासन कर रहा था, घनानंद था। तो ऐसी कौन सी स्थिति थी कि सिकंदर भारत आकर भारत से लौट गया था? 19 महीने रहा था सिकंदर भारत में, क्या किया था उसने, ये सारी चीजें। फिर मौर्योत्तर काल, मौर्यों के बाद में बहुत सारे वंश हुए। मौर्योत्तर काल के बाद में फिर गुप्त काल आएगा, आपका गुप्त पीरियड। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल, द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री, गुप्ता पीरियड। इसका मतलब क्या है? ये क्यों है जी स्वर्ण काल? क्योंकि इस समय इतने विद्वान आ जाएंगे जो गणित के बारे में, वराहमीर गणित किया गया, इतने बड़ी गणितज्ञ भारत में पैदा हुए। आर्यभट्ट जैसे लोग गुप्त पीरियड में आएंगे। कालिदास जैसे बड़े लेखक भारत में आएंगे जो कल्पनाएं करेंगे, कल्पनाएं करेंगे। आर्यभट्ट ने जीरो से लेकर के आपका पाई, वर्गमूल, घनमूल, दशमलव विधि से लेकर के सब कुछ दिया। बस पेटेंट नहीं हुआ इनके नाम का। जो आपके अंग्रेज देश थे वो पेटेंट कराने में आगे थे, बाकी तो सब कुछ कहां से जन्मा? इस भारत की भूमि से, इस भारत से पैदा हुआ है। दुनिया में चीजें पैदा हुई है कहीं और भी, लेकिन सबसे ज्यादा ज्ञान, सबसे ज्यादा ज्ञान कहां से? विश्व गुरु कौन? विश्व गुरु इक्वल्स टू भारत। गुप्त काल, गुप्त काल के बाद में हम पढ़ेंगे यहां दक्षिण भारत का इतिहास, चेर चोल पांड्य, चेर चोल पांड्य, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे, दक्षिण भारत का इतिहास। इसी में हम फिर दिल्ली सल्तनत के दौरान जन्मे विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय बने, उनको भी हम यहाँ पढ़ रहे होंगे। और बच्चे फिर हम यहाँ पर पढ़ेंगे आपका पूर्व मध्यकालीन भारत, पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। साउथ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ने के बाद में हम क्या पढ़ेंगे? जो हमारी मीडिएवल हिस्ट्री है उसके बाद की, जो बाद में वो शुरू होगी, पहले ये बोलेंगे, ठीक है? देखना ध्यान से। अब शुरू होंगे मध्यकालीन इतिहास। सागर बाबरे कह रहे हैं जी रिकॉर्डेड क्लास है। प्यारे बच्चे पढ़ने में ध्यान दिया करो। देखो, जिस बच्चे का सिलेक्शन होना वो आपके बीच और चुपचाप बैठा हुआ है, आपके बीच में चुपचाप बैठा हुआ है। सर जी सिलेबस इतना सारा, कंचन रो रही है क्योंकि कंचन ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने बोला प्यारे बच्चे परीक्षा में प्रश्न बन जाएगा, मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है, 22 घंटे की क्लास लो, भास्कर सीरीज, नहीं सीखना कुछ भी वहां कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यह क्लास उन बच्चों के लिए है जो सीखना चाहते हैं, वो यहां रुकना प्लीज। मुझे किसी एक का कमेंट नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो तुम्हें तुम्हारे घर बैठा दूंगा। मुझे ऐसा कोई बच्चा क्लास में नहीं चाहिए जो बेमन के पढ़ रहा है। ऐसा कोई दिख गया, भैया जी मेरे हिस्ट्री याद नहीं होती, भैया जी मुझे नींद आती है पढ़ते में, तो मैं घर बैठा दूंगा, वापस कोर्स ओपन होगा नहीं। तो वो कमेंट मत करना है ऐसे बच्चे। आपका कोई डाउट हो वो लिखना कि भैया ऐसा क्यों नहीं है, मन में प्रश्न लेकर के आना। जिज्ञासा आ गई, इनक्यूजिटिवनेस आपके अंदर है, तो मैं गुरु हूं और आप शिष्य हैं। शिष्य वो है जिसके अंदर जिज्ञासा आती है जानने की। आप छात्र तब है जब आपके अंदर जिज्ञासा आए, आप जब और जानना चाहें, और जानना चाहें, तब आप छात्र। ऐसे नहीं। मध्यकालीन भारत, मिडेवल हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे हम लोग? यहां हम लोग पढ़ते हैं अरब आक्रमण। क्या पढ़ेंगे आप? अरब आक्रमण सबसे पहले होगा, क्योंकि 712 से ये शुरू हुआ। 712 से लेकर के, क्या बोला था मैंने आपको, ये रहेगा 1707 तक। 712 एडी से लेकर के 1707 एडी। अरब आक्रमण के बाद में आपका अरब भी कौन आएगा? सन 712 में आएगा। कौन आएगा? मोहम्मद बिन कासिम। उससे पहले दो लोग आएंगे, असफल हो जाएंगे, हरा दिए जाएंगे सिंध क्षेत्र में दाहिर द्वारा, बुदेल और अबेदुल्ला। फिर एक व्यक्ति आएगा, कौन आपका, क्या बोलोगे? उस व्यक्ति का नाम होगा आपका कासिम, 712 में आएगा। तो यहां से शुरू होगा मध्यकालीन। फिर तुर्क आक्रमण भारत में करेगा सुबुक्तगीन, और वही तुर्की एक आएगा मोहम्मद गजनवी, लुटेरा, बहुत बड़ा लुटेरा।
इस्लाम का प्रसार करने और भारत को लूटने फिर आएगा कौन? आपका तुर्क आक्रमणकारी। फिर इसके बाद में आप पढ़ेंगे सल्तनत काल। सल्तनत काल जिसको हम सल्तनत पीरियड बोलते हैं। क्या बोलोगे? अरेबियन अटैक, फिर टर्किश अटैक, और टर्किश अटैक के बाद में फिर क्या पढ़ेंगे? सल्तनत पीरियड, जिसमें दिल्ली पर 5 वंश होंगे। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। GKTSL, गुलाम, खिलजी, क्या बोलोगे? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। तो वो 5 वंश हमको यहां पढ़ने हैं। फिर सल्तनत काल का जैसे ही खत्म होगी, सल्तनत काल रहेगी 1206 से लेकर के और 1526 तक। फिर आएंगे मुगल, क्योंकि 1526 में आ जाएगा बाबर, और बाबर भारत में आएगा तोप, गोला, बारूद, बंदूक लेकर के, और भारत के लोग जो खोटी तलवारों से लड़ रहे थे उनको रौंदते हुए जाएगा कौन? बाबर। मुगल काल 1526 से लेकर के और भारत की आजादी तक 1857 तक रहेगा। बस बीच में 15 साल नहीं रहेगा, क्योंकि बीच के 15 साल हुमायूं को हरा करके कौन आएगा? शेरशाह सूरी। आप तभी जानेंगे, ठीक है। मुगल काल पढ़ लेंगे। मुगल काल के बाद में प्यारे बच्चे, यह मुगल काल जब आप पढ़ रहे हैं तो ये 1707 तक है। तो औरंगजेब जब 1526 से 1707 आप पढ़ेंगे तो उसके बाद आप आधुनिक इतिहास में पहुंच जाएंगे। आधुनिक इतिहास में आप पहुंच जाएंगे, और आधुनिक इतिहास में जब आप पहुंच जाएंगे प्यारे बच्चे, आधुनिक इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे क्या? आपका यहां पर मराठा, जो मराठा थे, मराठा साम्राज्य, मराठा एम्पायर हमको यहां पढ़ना है। जितने भी धार्मिक और सूफी आंदोलन चले वो हमको पढ़ने हैं भारत में। धार्मिक और सूफी आंदोलन जितने भी चले ये हम पढ़ेंगे यहां पर। और यहां पर हम पढ़ेंगे क्या? ब्रिटिशियर्स का भारत में आगमन। ब्रिटिशियर्स बोलो या बोलेंगे विदेशी शक्ति, जितनी भी भारत में आई विदेशी शक्ति। विदेशी शक्ति हालांकि 1498 में शुरू हो जाएंगी। वास्को डी गामा 1498 में आएगा, लेकिन विदेशी शक्ति का आगमन। सर जी बड़ा मजा आ रहा है। अरे अभी तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है, अभी कहां से मजा आ गया अभी जब पढ़ेंगे तब देखना, तब कितना मजा आएगा, ठीक है। अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। भारत में विदेशी शक्ति आएंगी आपकी, अंग्रेज आएंगे, पुर्तगाली आएंगे, डच आएंगे, स्कॉटिश आएंगे, ठीक है। आपका स्पेनिश भारत में आएंगे, फ्रांसीसी भारत में आएंगे। तो विदेशी शक्ति का आगमन हो गया, ये हम कहां पढ़ेंगे? जितने भी विदेशी शक्ति भारत में आएंगी। 1857 की क्रांति, 1857 की जो क्रांति होगी, ठीक है। अंग्रेज कैसे लड़ेंगे भारत पर आप देखेंगे। इन्होंने 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1764 बक्सर के युद्ध से अंग्रेज भारत में लूटना शुरू कर देंगे, लूटना शुरू कर देंगे। मौर्य काल और मौर्योत्तर काल एक नहीं है क्या भैया? नहीं बच्चा, उत्तर का मतलब होता है बाद वाला। मौर्यों के बाद में कौन थे? मौर्यों के बाद में कौन थे, ठीक है। 1857 की क्रांति, और फिर आपको पढ़ोगे यहां पर सामाजिक आंदोलन जितने भी चले, क्योंकि हमारे लोगों में बड़ी कमियां थी। ऐसा नहीं था सब इंटेलिजेंट थे, कमियां बड़ी थी। जैसे सती प्रथा जैसी चीजें थी। सती प्रथा बोले तो अगर पति किसी का मृत्यु हो गई, पति का देहांत अगर हो गया तो जिंदी पत्नी को चिता पर बिठा देते थे, उसको जलाते थे, साथ में जिंदी वाइफ को बिठा देते थे। बताओ, ऐसी प्रथाएं। सामाजिक आंदोलन चलेंगे, राजा राम मोहन राय जैसे लोग लड़ाई करेंगे। लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता था, बहुत सारे लोग लड़ाई लड़ेंगे। विधवा को अगर अपने पति की चिता पर नहीं बैठी, विधवा को लोग चलना मजबूर कर देते थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर लड़ाई लड़ेंगे विधवा पुनर्विवाह के लिए। लोगों ने संघर्ष किया है, तो उनके संघर्ष को आपको जानना है और उससे सीखना है। सीखना है कि भाई हमारे भारत में क्या हुआ है, ठीक है जी। सामाजिक आंदोलन जितने भी हुए, फिर हम पढ़ेंगे इसमें जितने भी ब्रिटिश गवर्नर जनरल या वायसराय हुए, क्या कहानी थी, क्या परिवर्तन लेकर के आए, भारत को कैसे परेशान किया इन्होंने। बस याद रख लेना, मैं हमेशा यही बात कहता हूं, कहीं लॉर्ड जो लिखा हुआ है, चाहे वो येलो बुक हो, चाहे वो रेड बुक हो, व्हाइट बुक हो, ब्लैक बुक हो, ये लॉर्ड काट देना और मत बोलना।
इनके नाम के आगे से ब्रिटिश गवर्नर, क्योंकि ये हमारे भगवान नहीं है, हमारे भगवान हमारे माता पिता हैं, हमारे गुरु हैं। आजादी के लिए जो संघर्ष हुआ, भारत की आजादी के लिए, आजादी के लिए जो संघर्ष हुआ, जो रिवोल्ट हुआ फॉर इंडिपेंडेंस, चाहे फिर उसमें हमारा कोई भी संगठन हो, कोई भी संगठन, चाहे वो अभिनव भारत मेला हो, मित्र मेला हो, चाहे आपका हम देखेंगे भैया लाला हरदयाल की सैन फ्रांसिस्को में बनी पार्टी हो, या फिर होम रूल आंदोलन हो, सारे चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद से लेकर के असहयोग आंदोलन से लेकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन से लेकर के आपका भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर के व्यक्तिगत सत्याग्रह से लेकर के सब कुछ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत तो याद रखेंगे, ये सब हमारा हुआ सिलेबस, ये सब हमारा सिलेबस है जो मुख्य रूप से हमको भैया पढ़ना है। ये क्या है हमारा, ये हमारा मेन सिलेबस है जो हमको पढ़ना है। अब इस सिलेबस के बारे में सुनो ध्यान से, क्या मैं आपको बता रहा हूं। आधुनिक इतिहास कब से शुरू हुआ? ये 1707 से। क्या बोलोगे? 1707 से और आपका 1947 बोले, आजादी तक का मुख्य माना जाता है। अब ये जो है, ये इसको हम सबसे बाद में पढ़ेंगे। देखो, इसको बाद में पढ़ने का क्या कारण है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अरब आक्रमण जब हुआ, उसका ना तो गुप्त से कोई लेना देना, ना मौर्योत्तर से, ना मौर्यों का, लेकिन इन सभी में एक दूसरे से लेना देना है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसे पढ़ेंगे भैया जी। अब बात आ गई इसमें, अब समय के हिसाब से देख लो। जैसे अब ये भारत के इतिहास में नहीं आता, जैसे हम बोले जैन धर्म हो गया आपका, जैन धर्म या बौद्ध धर्म हो गए हमारे, क्या जैन धर्म और बौद्ध धर्म हो गए, क्या हो गए? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो जो बौद्ध धर्म थे, यानी कि जो महात्मा बुद्ध थे, उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। तो 563 ईसा पूर्व का समय किस में जाएगा? वो इसमें जाएगा आपका। ठीक है, यहां पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत भाई? और तो हम शुरू करेंगे कहां से? मध्यकालीन भारत से। और मध्यकालीन भारत से पहले पढ़ेंगे ये वाला पार्ट हम लोग। एक बार कमेंट सेक्शन में बोले सारे बच्चे, समझ में आ गई कहां से पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास से लेकर के भारत के आजादी तक के संघर्ष को। आजादी के संघर्ष को, एक बच्चा कह रहा गांधी युग रह गया। बच्चा, आजादी के लिए संघर्ष में ही आता है गांधी युग। गांधी जी आएंगे 1915 में, और 1948 तक का जो उनका समय है वो गांधी युग कहलाता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत? सिलेबस आया समझ में? सिलेबस क्या क्या है, हमको कौन कौन सी चीजें पढ़नी? बहुत गजब भाई, थैंक यू शुभम पांडे, अवितेश शिवम पंडित। ठीक है जी, इतनी बातें समझ में आ गई हैं। अब समझो ये बीसी का चक्कर क्या है। बहुत सारे बच्चे, नए बच्चों को जो अभी 12वीं पास करके आए हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा बताएं बच्चा, अभी क्या चल रहा है? सन 2022 चल रहा है या नहीं चल रहा है? बोलो। 2022 से पहले कभी 1947 रहा होगा? नहीं रहा होगा। तो ये क्या है? सन 2022 है। और जो सन है उसको ही हम ईसवी भी कहते हैं, ईसवी भी कहते हैं। सन 2022 ईसवी हम कह सकते हैं। और ईसवी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एडी बोलते हैं। अन्नो डैमिनी हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन्नो डैमिनी, एडी बोलते हैं। ठीक है, इससे पहले सन 1947 भी रहा होगा। ये भी क्या है? एडी है, यानी जो आज का कैलेंडर है। इससे पहले क्या रहा होगा? 1857 की क्रांति हुई थी, तो ये भी क्या था? 1857 एडी था या नहीं था? बिल्कुल था। इससे पहले भारत में एक कंपनी आई थी 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी, अकबर के समय पर। क्या बोलेंगे? एडी लिख दो सर, ये लो, एनो डैमिनी। बोलो भाई फटाफट से, क्या बोलेंगे? एनो डोमिनी हो जाएगा, कोई दिक्कत? बोलो भाई, एनो डोमिनी, DOMINI। ठीक है जी, चलो। 1947 सब बच्चा जानता है। अच्छा, इससे पहले भैया कभी एक वर्ष आया था, याद रख लेना यहां पर। और वो वर्ष कौन सा था? वो था 1303।
जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, या बोल दो बाबर भारत में आया था, 1526 भी तो रहा होगा इससे पहले, 1526 एडी। इससे पहले जब कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा था वो 1206 था। कुतुबुद्दीन ऐबक, यहां कौन है? ऐबक। यहां कौन है? बाबर। 1206 से पहले मैंने अभी बताया ये 712 एडी है। ये यही कैलेंडर है जो चल रहा है, जो चल रहा है आज, जो 2022 चल रहा है। 2022 एकदम से थोड़ी आ जाएगा। 712 एडी है। ये क्या है? यहां पर अरब आक्रमण हुआ भारत में। क्या हुआ? अरब आक्रमण हुआ। कौन आएगा? कासिम आएगा, अरेबियन अटैक होता है। अच्छा जी, 712 एडी से लेकर के अब आप समझ रहे होंगे जी ये जीरो की तरफ चल रहे हैं। किधर चल रहे हैं? घटता हुआ जा रहा है? नहीं भाई, पीछे को जाओगे तो 2022 से पहले 2021 ही तो था। पिछला 2021 ही तो था। तो यहां क्या रहा होगा? यहां जीरो रहा होगा। यस और नो? घटते घटते जीरो आएगा? नहीं आएगा। और जो ये जीरो माना गया है, ये माना गया है ईसा मसीही का जन्म। ईसा मसीही, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ईसाई धर्म के बारे में आपका, तब आप जानोगे यीशु के बारे में, ईसा मसीह के बारे में। और ईसा मसीह को माना गया है कैलेंडर का आधार। कैलेंडर का आधार माना गया है। कैलेंडर का आधार माना गया है। यहां यीशु का जन्म है। तो ये तो क्या है? यीशु का जन्म जो है, यानी कि जो ईसा मसीही है, ईसा मसीही का जो जन्म है वो यहां माना गया है। और ईसा मसीह का के जो बाद है, ईसा मसीह के जो बाद है जन्म के बाद, वो क्या होता? ईसवी। और इसके जन्म से पहले, क्या बोलोगे? जन्म से पहले, पहले को क्या बोलते हैं? पूर्व हो गया ना। पहले का मतलब पूर्व, तो उसको कहा जाता ईसा पूर्व। क्या कहते हैं? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व बोले तो बिफोर क्राइस्ट। क्या बोलोगे? बिफोर क्राइस्ट इसको कहते हैं। तो ईसा के जन्म से क्या बोलोगे? एक साल पहले। तो इधर क्या आएगा? एक। भाई ईसा का जन्म यहां है, ईसा के जन्म से एक साल पहले, तो एक ईसा पूर्व हो गया। ईसा के जन्म से 100 साल पहले, तो 100 ईसा पूर्व हो गया। ईसा के जन्म से 600 साल पहले, 600 ईसा पूर्व हो गया। सिकंदर आएगा भारत में 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व हो गया। यह क्या हो गया भैया? 326 ईसा पूर्व। यहां कौन आएगा भारत में? सिकंदर आएगा। कौन आएगा? सिकंदर आएगा। कोई दिक्कत? अब देखो तुम लोग, तो जब आप इधर को चलेंगे, ये 325 में लड़ेगा किससे? 325 में ये लड़ेगा राजा पोरस से। हाइडे स्पीज का युद्ध, जिसको भारतीय इतिहास में क्या कहा जाता है? झेलम का, वितास्ता का युद्ध कहते हैं। हाइडे स्पीच वार हो गया। समझे बात को? बोलो भाई फटाफट से, यहां तक की बात में। तो बोलो घटेगा या नहीं घटेगा? तो यानी कि जब तक जीरो की तरफ चलता 326 तो जीरो तक ईसा पूर्व घटता है, और वर्तमान कैलेंडर जो होता है वो बढ़ता है। वो क्या बोलेंगे? वो बढ़ता जाता है। हम सब करें, बात समझ में आई? कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत? बोलो भी फटाफट से। सर जी ईसवी और संवत में कितने साल का अंतर है? ये कैसा सवाल हुआ? ईसवी और संवत में ये कौन सी बात हुई? देखो, आप दो कैलेंडर का अंतर देख सकते हैं। मैं आपसे ये कह सकता हूं विक्रमी संवत और शक संवत के बीच कितना अंतर है। तो विक्रमी संवत 58 ईसा पूर्व का है, और शक संवत 78 एडी, 78 ईसवी का है। जब आप इतिहास पढ़ेंगे आप जानेंगे। एक चंद्रगुप्त प्रथम हुआ जिसने गुप्त संवत, गुप्त कैलेंडर चलाया था, वो 319 एडी में चलाया था, है ना। ये सारी ये चीजें याद रखें। एक सेन संवत भारत में चला था, लक्ष्मण सेन ने चलाया था, जब वो 1178 में गद्दी पर बैठा था। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। तो याद रख लेना इस बात को। हम लोग कहां से सिलेबस अपना शुरू करने वाले हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं। पहले हम पढ़ेंगे मिडाइवल को, मध्यकालीन को, और मध्यकालीन, क्योंकि मध्यकालीन का पहले से कोई लेना देना नहीं है। मिडाइवल के बाद में फिर हम पढ़ेंगे मॉडर्न को, और परीक्षा में आने वाले सबसे ज्यादा प्रश्न इन दोनों को काबू पा करके फिर हम पढ़ेंगे आपका कौन सा? फिर हम पढ़ेंगे प्राचीन। ऐसा नहीं है, प्राचीन बहुत इंटरेस्टिंग भी है,
कुछ लोग ये समझते हैं कि प्राचीन को बाद में इसलिए पढ़ा जाता है। मैं तो कहानियां सुनाता हूं आपको, कालिदास की, जिन बच्चों ने इतिहास पढ़ा होगा, मेघदूत की कहानियां, तो हम समा बांध देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बात है कि परीक्षा के लिए क्या जरूरी है। ठीक है जी, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, तो मिले कल, और पीडीएफ से ही पढ़ेंगे बहुत अच्छे से मैं आपको, क्योंकि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे चीज़ें क्या है लिखवानी पड़ेंगी, पिक्चर्स ऐड करवानी पड़ेंगी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से। ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो एक बार टेलीग्राम में मजबूती से समर्थन करना इस बात का, और बोलना कि ठीक है भैया जी, वी आर रेडी, वी आर रेडी। तो उसी उत्साह के साथ कल से लिखना शुरू करते हैं, कल से पढ़ना शुरू करते हैं।